भारत ने जीरो दिया तब दुनिया को गिनती आई। भारत ने ही दुनिया को तारों की भाषा सिखलाई। भारत न देता दशमलव तो चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद के बीच की दूरी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। पहली सभ्यता आई जहां और पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना प्यारा भारत जिसके पीछे संसार चला। आगे बढ़ा और बढ़ता ही गया, भगवान करे या और बढ़े, खूब बढ़े और फले फूले। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ। दोस्तों, एनसीईआरटी का अंदाज ही यही है कि वो कम से कम शब्दों में काफ़ी कुछ कहने की कोशिश करता है और आपको सोचने पे मजबूर करता है, आपको चिंतन मनन करने पे मजबूर करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी सेंटर में। मैं हूं रितेश और आज हम चर्चा करेंगे, आज हम देखेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 1 जो कि है इंडिया साइज एंड लोकेशन। आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, जो कि कह रहा है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। भारत जो है ना, ये भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। एंड भारत जो है पिछले 5 दशक, 5 डिकेट्स, डिकेट्स मतलब होता है एक डिकेड मतलब दशक, दशक का मतलब 10 साल, तो यहाँ 5 दशक कह रहा है, यानी कि 50 साल। भारत पिछले 50 सालों से काफ़ी प्रोग्रेस किया है एग्रीकल्चर के फील्ड में, इंडस्ट्री के फील्ड में, टेक्नोलॉजी। और मैं अगर एक डेटा की बात करूं तो एग्रीकल्चर जो है, आप देखिए 2010 में भारत जो है वो 203 मिलियन मीट्रिक टन अनाज का उत्पादन करता है, जबकि 2021 में 203 से बढ़ करके 285 मिलियन मीट्रिक टन हो जाता है। तो ये जो है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट देखा आपने। इंडस्ट्री जो है सॉरी, आईटी इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सब जो है जब ग्रोथ करते हैं ना तो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है। तो कई सारे आयामों पे जब डेवलपमेंट होती है तब जो है एक नेशन आगे बढ़ता है, तब जो है एक देश आगे बढ़ता है। अब देखिए ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन को पीछे धकेल कर इंडिया जो है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा जीडीपी वाला कंट्री बन चुका है और ब्रिटेन जो है वो पीछे चला गया है, इंडिया के पीछे चला गया। तो कई सारे जब आयामों पे आप डेवलपमेंट करते हैं तो इसको बोलते हैं मल्टी फेसिटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। जब सोशल प्रोग्रेस होगा तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी होगा, है ना। और जब सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगा तो देश की जो है ना वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। और कह रहा है कि जो सिविलाइजेशन 5000 साल पुराना है उसने वर्ल्ड हिस्ट्री में योगदान तो दिया ही होगा। तो भारत का वर्ल्ड हिस्ट्री में भी जो है काफ़ी योगदान रहा है। जो सभ्यता 5000 साल पुरानी हो उसके बिना वर्ल्ड हिस्ट्री आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब कह रहा है लोकेशन, चलिए लोकेशन जो है मैप में देखते हैं। तो ये है अर्थ का ज्वाइड शेप, आपको यहाँ प्लस का साइन दिख रहा होगा, ये पूरा बड़ा सा, ये जो ग्रीन लाइन है ये इक्वेटर है जो अर्थ को 2 इक्वल हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है, दैट इज नॉर्थ हेमिस्फेयर एंड डाउन साइड इज साउथ हेमिस्फेयर। तो लैटिट्यूडनली, बिकॉज इक्वेटर इज ए 0 डिग्री लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूडनली इंडिया जो है ये नॉर्थ हेमिस्फेयर में लाई करता है। अब बात करें लॉन्गिट्यूडनल, तो ये लॉन्गिट्यूड जो है ये अर्थ को 2 इक्वल हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है, दैट इज वेस्ट हेमिस्फेयर एंड ईस्ट हेमिस्फेयर। तो इस लिहाज से इंडिया जो है ईस्ट हेमिस्फेयर में लाई करता है। इसलिए इंडिया का जब भी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट लिखते हैं तो ये हमेशा नॉर्थ में आता है, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जब लिखते हैं तो ये हमेशा ईस्ट में लिखते हैं। अब इंडिया के मैप में चलते हैं। अब बात करते हैं इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। तो ये जो है आपको दिख रहा है, ये इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है जो कि गुजरात के गोहार मोती यानी कि कच्छ जिले में स्थित गोहार मोती से गुजरता है। और ये इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है जिसकी वैल्यू है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और
बात करें इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड की, तो वो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये अरुणाचल प्रदेश के किबितु जगह से होकर के गुजरता है। यूं तो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप में स्थित है, लेकिन 2004 में सुनामी आने के बाद ये पानी में डूब गया। अगर मेन लैंड की बात करें तो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट केप कोमोरिन, जो कि कन्याकुमारी में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, और इसका लैटिट्यूडनल वैल्यू 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। वही बात करें नदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज इंदिरा कोल, जो कि काराकोरम रेंज में है, और ये फिलहाल पाकिस्तान के इलीगल कंट्रोल में है। तो इंडिया का नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड जो है, इसका वैल्यू है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब बात करते हैं वेस्ट टू ईस्ट जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो ये जो है 2933 किलोमीटर डिस्टेंस है, जबकि नॉर्थ से लेकर के ये साउथ तक ये डिस्टेंस जो है ये 3214 किलोमीटर पड़ता है। ये पार्ट जो है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, और ये जो है ये लक्षद्वीप है, जो कि अरेबियन सी में है, और ये बे ऑफ बंगाल में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, जो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और इंडिया जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ये आपका बे ऑफ बंगाल में है, अंडमान निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में है, और लक्षद्वीप जो है ये अरेबियन सी में है। अब कह रहा है कि सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है ना वो इंडिया का वो इंदिरा पॉइंट था एंड गॉट सबमर्ज अंडर 2004 के सुनामी में। तो 15,200 किलोमीटर लैंड बाउंड्री के साथ इंडिया जो है दुनिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री बन जाता है। अब मेन लैंड क्या होता है वो यहां समझिए दोस्तों। यहां से लेकर के ये सारा जो है ये जितना एरिया है ये मेन लैंड बाउंड्री है। ध्यान देना है इसमें, ये ध्यान देने वाली बात है कि मेन लैंड कभी भी कोस्टल एरिया में ऐड नहीं होगा। मेनलैंड ऊपर वाला एरिया है, नीचे वाला जो है ये कोस्टल एरिया है। तो कोस्टल एरिया जो है ये दिस दिस साइड प्लस ऑल द कोस्टल लेंथ ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स प्लस ऑल द कोस्टल लेंथ ऑफ लक्षद्वीप, इनको ऐड करें तो ये 7,516.6 किलोमीटर आता है। जबकि हम बात करें अगर मेन लैंड की, तो मेन लैंड जो है ये 15,200 किलोमीटर का लेंथ है। तो मेन लैंड 15,200 किलोमीटर, और कोस्टल एरिया कोस्टल बाउंड्री जिसमें अंडमान निकोबार आइलैंड भी शामिल है और लक्षद्वीप भी शामिल है, तो ये आता है 7,516 किलोमीटर। अब कह रहा है इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। ये क्या कह रहा है आइए देखते हैं। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, यानी कि पूरा जो पोर्शन है ना ये इंडिया घिरा हुआ है। किन पहाड़ियों से घिरा हुआ है? यंग ओल्ड माउंटेन, जो आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना ही पढ़ना है। बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट हिमालयन माउंटेन, हिमालयन माउंटेन।
अब कहता है कि साउथ में जब बढ़ते हैं तो 22 नॉर्थ लैटिट्यूड, है ना, यहाँ क्या होता है कि इंडिया जो है टेपर होने लगता है, यानी कि नैरो होने लगता है इस तरीके का। एंड ऐसा लगता है जैसे ये इंडियन ओशन को डिवाइड कर रहा हो। तो देखिए अरेबियन सी वेस्ट में, ये जो साइड है यहाँ अरेबियन सी, और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, और नीचे इंडियन ओशन। कह रहा है कि लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है इंडिया का 30 है, मतलब 30 लैटिट्यूड और 30 लॉन्गिट्यूड, दोनों 30 है। इसके बावजूद भी ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट जो है ना, जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है ये छोटा दिखता है, वेस्ट टू ईस्ट, एंड ये हो गया आपका नॉर्थ टू साउथ। तो 30 लॉन्गिट्यूड और 30 लैटिट्यूड होने के बावजूद भी दोनों इक्वल दिखना चाहिए था, लेकिन ये छोटा दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि लॉन्गिट्यूड जो है ना, ये इक्वेटोरियल रीजन पे, इक्वेटोरियल एरिया पे इनके बीच डिस्टेंस ज़्यादा होता है, और पोलर एरिया की तरफ बढ़ते हुए इनके बीच का डिस्टेंस जो है ना कम हो जाता है। इस वजह से ये थोड़ा सा ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट जो है थोड़ा सा छोटा दिखता है। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। नाउ कह रहा है कि गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, यहाँ जो है टाइम लैग है, 2 घंटे का टाइम लैग है। इसलिए स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो है हमने 82.5 को अपना रखा है। क्यों अपना रखा है इसको मैं अभी दिखाता हूँ। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच का जो 2 घंटे का टाइम लैग है ये क्यों है? तो पहली बात कि 2 लॉन्गिट्यूड के बीच का जो टाइम डिफरेंस होता है ना वो 4 मिनट होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि 2 लॉन्गिट्यूड के बीच टाइम 4 मिनट का डिफरेंस होता है। और गुजरात में अगर 8 बज रहा हो तो अरुणाचल प्रदेश में ठीक उसी समय 10 बज रहा होगा, क्योंकि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश यानी कि इंडिया में टोटल लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों 30 हैं। तो लॉन्गिट्यूड 30 है और 2 लॉन्गिट्यूड के बीच 4 मिनट का फासला, तो 30 लॉन्गिट्यूड है। 30 लॉन्गिट्यूड को 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका 120 आता है। 120 को अगर मिनट में चेंज करें, आई मीन आवर में चेंज करें, तो ये 2 घंटे का जो है डिफरेंस आएगा। इसलिए गुजरात में जब 8 बजेगा ठीक उस समय अरुणाचल प्रदेश में 10 बज रहा होगा। तो इस स्थिति से निपटने के लिए, क्योंकि देखिए कन्फ्यूजन हो सकता है ना, मान लीजिए कि गुजरात का कोई इंसान अगर अरुणाचल प्रदेश जा रहा है तो उसके घड़ी में 8 बजे अगर निकला और 2 घंटे का ट्रैवलिंग टाइम है, ट्रैवलिंग टाइम 2 घंटे का है, तो इसके घड़ी में 8 बज रहा होगा। ये पहुंचेगा यहाँ 10 बजे, और जब ये 10 बजे पहुंचेगा तो अरुणाचल प्रदेश में उस समय 12 बज रहा होगा। ठीक इसका अपोजिट सोचिए, अरुणाचल प्रदेश से 10 बजे कोई चलेगा 2 घंटे का ट्रैवलिंग टाइम करके गुजरात में, तो उसके घड़ी में 12 बजना चाहिए, लेकिन गुजरात में उस समय 10 ही बज रहा होगा। ठीक, तो यहाँ जो है ना टाइम का बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। इससे बचने के लिए हमने कहा गुजरात को थोड़ा तुम आगे बढ़ो, थोड़ा तुम आगे बढ़ो। कितना कहा? 30 लॉन्गिट्यूड्स हैं, तो 15 स्टेप तुम आगे बढ़ जाओ, 15 स्टेप थोड़ा आप आगे बढ़ जाइए। बीच में जो दोनों जहां मिले वो लॉन्गिट्यूड जो था वो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड था। तो कहा कि चलो इसी को जो है ना स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया रख लेते हैं, ताकि पूरी इंडिया में समय को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो इंडिया में 82.5 डिग्री ईस्ट स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया माना जाता है, जो कि मिर्जापुर यूपी से होकर के गुजरता है। अब कह रहा है कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है ना ये डे और नाइट के ड्यूरेशन को अफेक्ट करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि आप इक्वेटर पे हैं, तो इक्वेटर पे सनलाइट जो है वो बहुत
सही और बराबर मात्रा में पड़ता है, जिस वजह से 12 घंटे का डे और 12 घंटे का नाइट फील होता है। लेकिन जब आप इक्वेटर से पोलर एरिया की तरफ बढ़ेंगे तो दिन जो है ये छोटा होने लगता है, क्योंकि सनलाइट बराबर नहीं पड़ता है, और रात जो है ये लंबी होने लगती है, क्योंकि सनलाइट बराबर नहीं पड़ रहा है। तो इक्वेटर पे 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात, जबकि इक्वेटर से दूर आप जाएंगे तो रात जो है ये लंबा होने लगता है और दिन जो है ये छोटा होने लगता है। इसीलिए कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट कश्मीर में नहीं। तो कह रहा है कि कन्याकुमारी में दिन और रात के बीच का जो डिफरेंस है वो हार्डली फेल्ट होता है, जबकि कश्मीर में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि कन्याकुमारी इक्वेटोरियल एरिया पे है, इक्वेटोरियल रीजन में है, इसलिए 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात होता है। जबकि कश्मीर जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है, सब ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है, वहाँ सनलाइट बराबर नहीं पड़ती है, इसलिए दिन छोटा और रात लंबी होती है। अगेन ये जो है ये तो हमने देख ही लिया। नाउ इंडियन लैंड मास एज ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। एशिया के बीच में जो है ना, इंडिया सेंट्रल लोकेशन पे स्थित है। मतलब अगर ये बॉक्स एशिया है तो इंडिया इसमें सेंट्रल लोकेशन पे है, और उसमें भी साउथ वर्ड एक्सटेंशन में है, जिसके वजह से ये होता है कि ट्रांस इंडियन ओशन रूट जो है ये इंडिया को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है टू कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट में यूरोपियन कंट्री को कनेक्ट करता है, ईस्ट एशियन कंट्री को कनेक्ट करता है, और ऑस्ट्रेलिया को भी कनेक्ट करता है, अफ्रीका को भी कनेक्ट करता है। मतलब कि ये जो इंडियन ओशन में और एशियन कंटिनेंट में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एशियन कंटिनेंट में और इंडियन ओशन में इंडिया का जो लोकेशन है ये बहुत ही प्रोमिनेंट, एमिनेंट और बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि ये दुनिया को, तमाम दुनिया के देशों को जोड़ता है। यूरोपियन कंट्री को जोड़ता है, एशियन कंट्री को जोड़ता है, अफ्रीकन कंट्री को जोड़ता है, और फिर जो है ऑस्ट्रेलिया को भी जोड़ता है। कह रहा है कि नो अदर कंट्री हैज ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन इंडियन ओशन। किसी भी देश के पास इतना लंबा कोस्ट लाइन नहीं है जितना इंडिया के पास है इंडियन ओशन में। दैट इज वाई इंडियन ओशन का नाम जो है वो इंडिया के नाम पे पड़ा है। सिंस द ओपनिंग ऑफ 1869 में स्वेज कनाल का ओपनिंग हुआ, जिस वजह से इंडिया और यूरोप के बीच का जो डिस्टेंस है वो 7000 किलोमीटर घट गया। कैसे? ये मैप में दिखाता हूँ। अब ये देखिए, ये इंडिया है, ये इंडियन ओशन है, और ये इंडिया का केप कोमोरिन जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पार्ट है, और ये देखिए इंडिया का कोस्टल लाइन कितना लंबा है यहाँ तक। अब ये जो है ना, ये इंडिया को अफ्रीकन कंट्री से कनेक्ट करता है। ये मैप जो है पूरा नहीं है, तो इधर से जा करके यूरोपियन कंट्री को कनेक्ट करता है, एंड दिस साइड पूरा एशियन कंट्री को कनेक्ट करता है। नीचे ऑस्ट्रेलिया आपको ये दिख रहा होगा, इधर ऑस्ट्रेलिया को कनेक्ट करता है। इस तरीके से फिलीपींस और चाइना, जापान, टोक्यो तक जो है कनेक्ट करता है। तो इसलिए इंडिया का जो लोकेशन है ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन माना जाता रहा है। अब कह रहा है कि भारत का जो है पूरे विश्व के साथ बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है। तो लैंड रूट्स, सिल्क रूट, आप हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा ये सिल्क रूट। कह रहा है कि लैंड रूट के थ्रू भारत जो है पूरे विश्व से कनेक्टेड रहा है बहुत पुराने समय से। कह रहा है कि और मरी टाइम यानी कि जो समंदर का रास्ता है, तो समंदर के रास्ते से बहुत बाद में कनेक्ट हुआ है, लेकिन भारत जो है पूरे विश्व के साथ कनेक्टेड रहा है। कह रहा है कि वेरियस पासेस, बहुत सारे पासेस के थ्रू, जो कि जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं खरदुंगला बोल लूँ तो खरदुंगला जो है वो एक पास है। कह रहा है कि पास जो है वो दर्रा होता है, जिनको नहीं मालूम हो वो देख लीजिए। जैसे कि ये पहाड़ है ना, तो पहाड़ के बीच का जो दर्रा होता है
तो ये जो एरिया है जिधर से आप इन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पासेस, इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। अगेन कह रहा है कि पैसेज टू द एंशियंट ट्रेवलर, तो लैंड बहुत पुराने समय से लोग जो हैं एक देश से दूसरे देश आते जाते रहे हैं। कह रहा है कि ये रूट जो है कंट्रीब्यूटेड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, ये रूट जो है आइडियाज़, आर्ट एंड कल्चर, कमोडिटीज़, ट्रेड्स, इन सब के एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। द आइडियाज ऑफ उपनिषद एंड द रामायण और उपनिषद में जो फिलॉसफी लिखी हुई है, इतनी डीप फिलॉसफी शायद दुनिया के किसी भी फिलॉसफी ने, दुनिया के किसी भी मिट्टी ने, किसी भी देश में इतनी डीप फिलॉसफी नहीं दी है जितना उपनिषद और रामायण ने दिया है। द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमेरल्स एंड द डिसिमल सिस्टम, भारत का जो नंबर सिस्टम और भारत ने जो दशमलव दिया, ये पूरे विश्व में फैला। और स्पाइसेस, मसलिन एंड अदर मर्केंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज, भारत से उपनिषद की फिलॉसफीज भी गई, अध्यात्म भी गया, चिंतन मंथन भी गया, डिसिमल सिस्टम गया, साइंस गया, मैथमेटिक्स गया, मसाले गए, कपड़े गए, और बहुत सारी चीज़ें पूरी दुनिया में फैली। वहीं दूसरे ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरे तरफ विश्व की चीज़ें भी भारत में आई, जैसे आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम एंड मिनारेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश में दूसरे देशों के आर्ट एंड कल्चर देखने का मौका मिलता है। तो ये बेसिकली एक्सचेंज हुआ, वन हैंड गिव एंड वन हैंड टेक। अब कह रहा है इंडियाज नेबर्स, मतलब हमारे जो पड़ोसी हैं, तो पड़ोस में झांकने से पहले हम अपने अंदर झांक लेते हैं। दैट इज कॉल्ड 28 स्टेट्स एंड नॉट 7 यूनियन टेरिटरीज। अब जो है ये 8 यूनियन टेरिटरी हो गया। तो भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। और भारत जो है अपना लैंड बाउंड्री पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है नॉर्थ वेस्ट में, दिस साइड नॉर्थ वेस्ट। चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ, चाइना, नेपाल एंड भूटान नॉर्थ में। म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट, दिस साइड म्यांमार एंड बांग्लादेश। अब कह रहा है कि सदर्न नेबर्स जो हैं ये 2 आइलैंड कंट्री है, विच इज श्रीलंका, सदर्न आइलैंड कंट्री दैट इज कॉल्ड मालदीव्स एंड श्रीलंका। तो श्रीलंका और इंडिया के बीच जो है ना, ये गल्फ ऑफ मन्नार है, पाक स्ट्रेट के द्वारा इंडिया और श्रीलंका के बीच जो डिफरेंस है वो पाक स्ट्रेट के द्वारा है। और भारत के साउथ में 2 आइलैंड कंट्री है, विच इज श्रीलंका एंड मालदीव। ये चाइना, ये नेपाल, ये भूटान, छोटा सा इत्तू सा जो है वो भूटान है। एंड दिस इज कॉल्ड बांग्लादेश, दिस इज अफगानिस्तान, पाकिस्तान। भारत अफगानिस्तान के साथ यहाँ बॉर्डर शेयर करता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान के इलीगल कब्जे में है। अब आते हैं आइलैंड जो है ये लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि अरेबियन सी में है, ये बे ऑफ बंगाल, जहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, और ये दोनों आइलैंड इंडिया का ही पार्ट है। कह रहा है कि श्रीलंका जो है ये इंडिया से सेपरेट होता है बाय ए नैरो चैनल ऑफ सी, जिसको हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार, जबकि मालदीव जो है ये लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में सिचुएटेड है। कह रहा है कि इंडिया जो है स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल एंड हिस्ट्रिकल लिंक रहा है उसके पड़ोसियों के साथ। भारत का जो है ये भारत का बहुत ही अटूट रिश्ता रहा है अपने पड़ोसी देशों के साथ। कह रहा है कि अब एटलस, देखिए एटलस इसलिए लिखा है क्योंकि ज्योग्राफी बिना एटलस के आप नहीं समझ सकते, इसलिए जब भी ज्योग्राफी आप पढ़ें हमेशा अपने साथ मैप जरूर रखें। आपके चैप्टर के एक्सरसाइज का सबसे लास्ट सवाल है कि इंडिया का जो लोकेशन है इंडियन ओशन में, वो इतना स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्यों कंसिडर किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है क्योंकि इंडिया को जो है ना ये ट्रांस इंडियन ओशन रूट प्रोवाइड करता है।
अब ट्रांस इंडियन ओशन रूट क्या है? तो इसका मतलब होता है कि एक ऐसा रूट जो कनेक्ट करता है उन सारे कंट्रीज़ को जो कंट्रीज़ अपना कोस्टल बाउंड्री इंडियन ओशन के साथ साझा करते हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि इंडिया जो है ना सभी अफ्रीकन कंट्री के साथ कनेक्ट हो पाता है। ये अफ्रीका है, ये अफ्रीकन कंट्री है, ये जो है एशियन कंट्री है, ये सारा का सारा इंडोनेशिया, मलेशिया, बैंकॉक वगैरह, ये ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया यहाँ से भी कनेक्ट हो सकता है। अब देखिए ये यूरोपियन कंट्री है, इंडिया यहाँ से भी कनेक्ट हो सकता है। लेकिन हमने शुरू में ही स्वेज कनाल को पीछे छोड़ा था। कहता है कि स्वेज कनाल बनने के बाद इंडिया और यूरोप के बीच 7,000 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कम हो गया था। ये कैसे हो गया था? तो पहले जो है ना, पहले इस रूट से ट्रेवलिंग होता था। स्वेज कैनाल खुलने के बाद अब जो है ना डायरेक्ट यहाँ से ट्रेवलिंग होता है। तो इस वजह से ये देखिए ये यूरोप है, ये यूरोप है। पहले इस रूट से आना जाना होता था, अब इस रूट से जो है लोग ट्रैवल करते हैं, शिप जो है इस रूट से ट्रैवल करती है। तो इस वजह से स्वेज कनाल खुला तो 7,000 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ये कम हो गया। दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड इट। तो प्यारे दोस्तों आज की कहानी यही बस करना पड़ेगा। नेक्स्ट चैप्टर फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया अगले 24 घंटे में अपलोड हो जाएगा। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, वरना पाप चढ़ने का खतरा रहता है, तो मुफ्त में काहे का खतरा लेना। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।